धरती का स्वर्ग, पलायन का नर्क। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। प्रकृति का स्वर्ग कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर से पलायन रोकने के लिए सरकार नाकाम नजर आ रही है। नतीजा, कुछ आदिवासी पलायन की मौत मर चुके हैं और कई जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पलायन कर राज्य के बाहर गए कई आदिवासी जान बचाने के लिए लौट कर तो आए हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजगार की समस्या है। रायपुर से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने और बीजापुर से हमारे संवाददाता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर के साथ मिलकर आदिवासियों के इस दर्द को उठाया था। अब मुकेश हमारे बीच नहीं है। ये रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर को हमारी श्रद्धांजलि है। घने जंगलों, सुंदर घाटियों और बलखाती नदियों से घिरा दंतेवाड़ा प्रकृति प्रेमियों के लिए धरती में स्वर्ग है। ये लाइनें एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट कह रही है। दंतेवाड़ा प्रकृति के प्रेमियों के लिए धरती में स्वर्ग है, लेकिन इसी स्वर्ग से प्रकृति के पूजक आदिवासी पलायन करके पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। कृषि करते थे, उसके बाद उसमें उसी का वही पत्थर का रेती, वही पत्थर का दाना निकालते थे, फिर वही पत्थर का पाउडर निकालते थे, फिर उसी को मिला के बोरी में पैकिंग करके गाड़ी में लोड करते थे। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग का गांव से 6 जन गए थे। 6 लोग गए थे? हाँ। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग उन लोग भी दूसरा गांव के हैं, इन लोग भी दूसरा अलग अलग गांव के हैं। हम लोग 3 जन एक ही गांव के, वो लक्ष्मी आ रहे लक्ष्मी एक ही गांव के। कौन लेके गया था वहाँ? काम कैसे पता चला कि वहाँ काम करेंगे? वो एक लड़की गई थी ना, वही हम लोग को लेके गई, चलो मेरा साथ बोल के उन्हीं लोग लेके गए। पहली बार गए थे उधर। तबीयत कब से खराब हो? 2 साल से। 2 साल से खराब है तबीयत? तो कहीं दिखाया नहीं? धीरे धीरे पकड़ा है ना सर, हम लोग को नहीं पता था। आप लोग 30 लोग आए थे एक साथ यहाँ पे, बता रहे हैं? यहाँ तो 30 लोग नहीं आए सर, वहाँ दंतेवाड़ा में 30 लोग आए थे, उसमें से यहाँ पे इतने लोग थे? हाँ, इतने लोग को यहाँ पहुँचाए सर। तो आपके साथ घर वाला कोई है? नहीं है सर। अकेले हो? हाँ। कौन देखभाल कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहे सर, हम ही लोग पानी लेने आ जाते। आपस में ही कर लेते? क्या वहाँ पे काम क्या करवाते थे? पैसा कितना मिलता था? वही 12-11 बनता था सर। सुंदरी लक्ष्मी निराला की तोड़ती पत्थर की नायिकाएं नहीं हैं, उनके लिए ये मौत है। पत्थर तोड़ने वाले फेफड़े की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 8 आदिवासी दिसंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किए गए। ये उसी 29 सदस्यीय दल में शामिल हैं जो रोजगार की तलाश में धरती के स्वर्ग से पलायन कर हैदराबाद की कंपनी में अच्छे रोजगार की तलाश में गए थे, लेकिन जानलेवा बीमारी लेकर लौटे। दल में शामिल सुकेश कुंजाम और लक्ष्मी करती की हालत ज्यादा खराब थी। वापिस आने के बाद ये देखा गया कि उनको कुछ 2-4 महीने 6 महीने के बाद उनमें सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो रही थी। ऐसे मजदूर, ये ज्ञात हुआ है कि पिछले 1 साल में लगभग 4 मजदूरों का डेथ हो गया है और वो भी लगभग उसी कंपनी में काम करने गए थे, ऐसा उसके परिजनों के द्वारा बताया गया है। स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से ऐसे मरीजों को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश की है। लगभग 70 से 80 मरीजों को हमने ट्रैक किया है। 7-8 की स्थिति ठीक नहीं था, जिनका इलाज अभी पिछले 1 माह से मेडिकल कॉलेज रायपुर में उनका इलाज जारी है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती इन मरीजों ने हमें बताया कि 10 से 15 हजार रुपए प्रति महीने वेतन की उम्मीद में दंतेवाड़ा के कई गांवों के आदिवासी पलायन कर हैदराबाद की क्रशर फैक्ट्री में जाते हैं। सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं होने की वजह से न सिर्फ फेफड़े की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, बल्कि पिछले 1 साल में करीब 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गाँव से कितने लोग गए थे आपके यहाँ से? 10 लोग? हाँ। तो अभी सब लोग ठीक हैं? नहीं। कौन ले गया था? गांव का। गांव में ले गया था। कितना पैसा मिलता था वहाँ? 15,000। 15,000?
मेकाहारा अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात करने के बाद हमने दंतेवाड़ा से आदिवासियों के पलायन की वजह और उसे रोकने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की पड़ताल शुरू की। रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर हम दंतेवाड़ा के कुटरेम गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमें सुखराम मिले। सुखराम के भाई सोना पलायन कर हैदराबाद की कंपनी में काम करने गए थे, लेकिन गंभीर बीमारी लेकर लौटे। कुछ दिन इलाज चला, लेकिन जान नहीं बच सकी। इधर अस्पताल भी ले गए थे, पूरा करके देखा मैं, नहीं हो रहा, वो नहीं, पूरा खत्म हो गया, लग हो गया, खत्म हो गया, पूरा बीमार पड़ के आया और अंदर घुस गया, पूरा वो हो गया। पड़ताल में अब हमें पता लग चुका था कि दंतेवाड़ा के किरंदुल से लगे कुटरेम, भांसी, मदाड़ी, अरबे समेत कई गांवों में बड़ी संख्या में पलायन होता है। हैदराबाद की कंपनी से बीमार होकर लौटे 29 आदिवासी युवाओं में से करीब 15 कुटरेम के ही रहने वाले हैं। हैदराबाद की फैक्ट्री में काम करने गए 21 से 25 साल के 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद से बीमार होकर लौटी 25 साल की लिंगो की मौत 26 मार्च 2030 को हुई। 23 साल के सोना की मौत 14 सितंबर 2024 को हुई। 22 साल के आंदो की मौत 22 सितंबर 2024 को हुई। 23 साल के ही भीमा पिता जोगा की मौत 17 मार्च 2024 को हुई। बीमार होकर लौटे के युवा अस्पताल तो कुछ गांव में ही जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। पिछले 2 साल में कुटरेम से ही 20 से ज्यादा युवा बेहतर रोजगार की तलाश में हैदराबाद गए। पड़ताल में सबसे पहले हमारा यही जानने का प्रयास था कि आखिर गांव से युवाओं को रोजगार के नाम पर मौत देने वाली फैक्ट्री में लेकर कौन जा रहा है। मालूम नहीं है मेरे को कि सबसे पहले कौन वहाँ का रास्ता कौन दिखाए। उसके बाद सबसे पहले वही गई है, अकेली गई है कि किसके साथ गई है वो मालूम नहीं है मेरे को। उसके बाद वो उधर से आने के बाद लिंगे सब गांव वालों को थोड़ा थोड़ा सा है, इतना सारा सब थोड़ा थोड़ा बोरी उठाना है, इतना रोजी है। कितना 500 कितना तो है 500 मिलता है एक दिन का, पर डे का मतलब पर डे का 500 है। वैसे बोल करके लेके गई है। अपने गांव में अभी तक ना 5-6 लोग खत्म हो गए कुटरेम में। इसको किस तरह से देखते हैं कि जो ऐसे लोग जो अपने यहाँ से लोगों को बाहर लेकर जा रहे हैं, उन किस कदर अंदर तक घुसे हुए हैं और इस इलाकों में भी पहुँच पा रहे हैं जहाँ शासन प्रशासन भी पूरी तरह से नहीं पहुँचा है। दरअसल देखिए, इस पलायन को लेकर के सरकार को बहुत बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये दंतेवाड़ा का एक कुटरेम गांव है, कुआंकोंडा विकास खंड में आता है। मैं बता दूं कि पास में ही एनएमडीसी की बड़ी सी माइंस भी है, जिसमें कई बाहर के लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद भी अगर बड़े पैमाने पर इस इलाके से पलायन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे में जो सिंडिकेट काम कर रहा है, बाहरी इलाकों से जो लोग पैसे का प्रलोभन दे करके यहाँ से ग्रामीणों को लगातार निकाल करके ले जा रहे हैं, और जिसके बाद वहाँ पर कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि किसी ग्रामीण की कोई घटना में मौत हो गई या किसी ऐसे फैक्ट्री पर काम करने से कोई दुर्घटना हो जाती है तो बड़ी समस्या जटिल आ जाती है। कोई डाटा इस टाइप का प्रशासन के पास नहीं है कि कितने लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। लगभग ऐसे 30 से 35 गाँव हैं जहाँ से लगातार ग्रामीण रोजगार के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब रोजगार के लिए लोग जा रहे हैं तो जब सरकार की जो मनरेगा योजना है, जिसके तहत लोगों का जॉब कार्ड निर्माण होता है, तो लोगों को आखिर जब काम यहाँ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए पलायन कहीं ना कहीं हो रहा हो। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ हैदराबाद की फैक्ट्री में ही ग्रामीण काम करने जा रहे हैं या पलायन दूसरे कामों के लिए भी हो रहा है। मिर्चा तोड़ने जाते हैं सर। हाँ, मिर्चा तोड़ने जाता है, और कहीं कहीं जाता है तो हैदराबाद उधर जाते हो, लेकिन चार हम लोग बोल नहीं सकता कि अपना मन मर्जी से जाते हो, किसी को गांव वाले को बोल के जाने से ठीक है सर। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में राज्य से पलायन करने वालों की संख्या महज 4265 है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले से पलायन करने वालों की पंजीकृत संख्या महज 9 है, जबकि नवंबर-दिसंबर 2024 में हैदराबाद से बीमार होकर लौटे आदिवासियों की संख्या 29 थी। ये सभी पलायन कर बेहतर रोजगार की तलाश में गए थे। एक अनुमान के मुताबिक राज्य से 10 लाख से ज्यादा श्रमिक बेहतर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। कोरोना लॉकडाउन के समय राज्य में पलायन का मुद्दा सुर्खियों में था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर पलायन कर गए करीब 7,32,000 श्रमिकों ने वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तब दंतेवाड़ा जिले से ही पलायन करने वाले 4,200 श्रमिक वापस लौटे थे। दंतेवाड़ा के गांव से पलायन करने वाले 30 से ज्यादा आदिवासी गंभीर बीमारी लेकर लौटे।
लोग मिर्ची तोड़ने को जाते हैं और 3 से 4 महीने वहीं पे रहते हैं। उस दौरान अब मनरेगा के आप ढेर सारे काम ला रहे हैं। इस इलाके में, इसी गांव की बात कर रहे हैं तो लोग हमें बता रहे हैं कि इनका जॉब कार्ड नहीं बन पाया है। और इतना भी संवेदनशील नहीं है कुटरेम फिलहाल देखें, बाकी अन्य जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ की क्या ही स्थिति होगी। बीजापुर की रहने वाली थी जमलो मड़का में। लॉकडाउन जैसे ही लगा, पहला लॉकडाउन, तो इस दौरान जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस लौट रही थी और डिहाइड्रेशन की वजह से जो है, लगातार पैदल चलने की वजह से, अप्रैल या मई का महीना था और लौट रही थी और डिहाइड्रेशन की वजह से बीच रास्ते पे ही पैदल चलते चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल मार्मिक तो है ही, और पलायन करके जो लोग जाते हैं वहाँ ऐसे कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। अब चूंकि ये मामला एक साथ 4 लोगों की मौत हुई है तो उजागर हुआ है। हैदराबाद की फैक्ट्री से बीमार होकर लौटे लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है। बीमारों के इलाज का इंतजाम भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन ने पलायन रोकने क्या कदम उठाए। यहाँ पर आप लोग का रोजगार के लिए कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है? आके बताया गया कि आप ये काम कर लो, इससे पैसा मिलेगा? नहीं बताया। तो अभी कहाँ चल रहा है इलाज आपका? इलाज किरंदुल है। किरंदुल में ही चल रहा है? काम था लेकिन मिल रहा नहीं था ना सर, मजबूरी में गया था ना सर। कैसी मजबूरी? यहाँ काम नहीं मिल रहा था, ठीक है ना भाई, वहाँ यहाँ काम नहीं मिल रहा है तो उधर जाएंगे बोल के हम लोग गए थे ना सर। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा बाकायदा एक अपील जारी किया गया था कि जो भी उस इंडस्ट्री में काम करने गए थे और जिनको इस तरीके की समस्या हो रहा हो तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, जिसके माध्यम से कुछ लोग कांटेक्ट किए हैं। एक सवाल ये भी है कि आदिवासियों को पलायन करा कौन रहा है। ये एक्चुअल में मानव तस्करी का भी मुद्दा है और दलाल भी इनमें लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के जो आदिवासी हैं मुख्यतः वो पढ़े लिखे कम हैं और जानकारी नहीं होने के वजह से, और काम यहाँ पर जो भी किसी भी सरकार रहा हो यहाँ पर, उन लोगों को प्रॉपर काम यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है और उस एवज में क्या है, ये लोग दलाल के चक्कर में फंसकर बाहरी राज्यों में जाते हैं। खनिज न्यास मद से होने वाली आय के मामले में दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे अमीर जिला है। इस मद से ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय होती है। इस अमीर जिले के कुटरेम गांव में ऐसा नहीं है कि पलायन इकलौती समस्या है। गांव में हमने जो देखा वो आप भी देख लीजिए। कुटरेम में पलायन एक बड़ी समस्या है जिसका दंश गांव के लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो तस्वीरें और भी नज़र आ रही हैं वो भी दर्शाती कि कैसे गांव में शासन प्रशासन की दूरी है और कितना दूर है शासन प्रशासन इस गांव से। इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिए, देखने से साफ समझ आ सकता है कि किस तरह से ये कुपोषण के शिकार नज़र आ रहे हैं बच्चे। और सिर्फ यही एक बच्चा नहीं बल्कि इस गांव में जितने भी बच्चे नज़र आए इस उम्र के खासकर, उनमें लगभग सबकी स्थिति कमोवेश यही ही नजर आई। पलायन को भले ही छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक कहा गया, दंतेवाड़ा के मामले बताते हैं कि कैसे पलायन आदिवासियों की जान ले रहा है, लेकिन सरकारी फाइलों में तो ये कम हो गया है। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के आम भाई बहनों से मैं निवेदन भी करता हूं कि किसी भी तरह से रोजी मंजूरी के चक्कर में छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर न जाएं। छत्तीसगढ़ में ही रोजगार की काफ़ी संभावना है, छत्तीसगढ़ में ही अपना काम धंधा करें, ऐसा मैं निवेदन और आग्रह करता हूँ। विधानसभा में आसंदी ने पलायन को छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक बताया है। पलायन की वजह से कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, कई लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पलायन को रोकने सरकार अपील कर रही है और दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार के इन्हीं दावों की पोल दंतेवाड़ा के कुटरेम, भासी जैसे इलाकों में दौरा करने के बाद खुल जाते हैं। हकीकत यह है कि यहाँ रोजगार के लिए मजदूरी और पलायन लोगों की मजबूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गंभीर मामले सामने आने के बाद सरकार अब कितना गंभीर होती है, पलायन को रोकने क्या कदम उठाए जाते हैं। दंतेवाड़ा से पंकज भदौरिया, बीजापुर से मुकेश चंद्राकर के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो पलायन का दंश यहाँ पे आदिवासी समाज दशकों से झेल रहा है और इस स्टोरी को हमारे मुकेश चंद्राकर के द्वारा, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है स्टोरी को करने के लिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका सामाजिक सरोकार से किस तरीके से जुड़ाव था।
बस्तर के जल जंगल जमीन से लेकर तमाम वो स्टोरी करते रहते थे और जो जाबाज उनके निर्भीक पत्रकारिता के साथ साथ जवानों की तरह जो जज्बा था वो देखते ही बनता था। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर DN शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले डॉक्टर DN शर्मा आपके पास आते हुए, जब चुनाव होते हैं तो दोनों ही पार्टी कहती है कि आदिवासियों को अपने पक्ष में लाया जाए, उसके लिए तमाम कोशिशें करते हैं और बीजेपी ने तो इस बार प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी दिया है। मुख्यमंत्री मिल गया है लेकिन आदिवासियों की जिंदगी नहीं बदली है। सबसे पहले तो मैं NDTV के हमारे बीजापुर के जो संवाददाता रहे हैं, निर्भीक पत्रकार रहे हैं, मुकेश चंद्राकर जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत ही जाबाज पत्रकार थे और इस रिपोर्ट में भी उनका इनपुट है, उनका पुण्य स्मरण करता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासियों के नाम से ही जाना जाता है, वनांचल के नाम से जाना जाता है और हमारी जो पहचान है हमारे क्षेत्र की उनके कारण है। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रदेश में 32% करीब जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन बस्तर में हम यदि देखें तो वहाँ 67% जनजाति के लोग हैं। तो ये तय है कि ये ज़रूर है कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इन आदिवासियों की परिस्थितियों में कोई बहुत परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, इनके जीवन के स्तर में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है और इसलिए इस प्रकार के परिणाम जो अभी आप दिखा रहे हैं वो हमको सामने देखने को मिलते हैं। हम देख रहे हैं कि बस्तर में कुछ समस्याएं जटिल हैं। ज्योग्राफिकली जो भौगोलिक क्षेत्र वहाँ का है वो अपने आप में एक विशेषता रखता है। वनांचल है, काफ़ी वन है, हेलमेट्स में छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग रहते हैं। और दूसरा ये भी है कि रोडों का, सड़कों का जिस प्रकार का विकास वहाँ पर होना चाहिए तो वो नहीं हुआ और इसका ये भी कारण रहा है कि 30-40 साल से जो नक्सली आतंक वहाँ पर छाया हुआ है उसके कारण भी समस्याएं हुई हैं और प्रशासन लोगों तक जिस तरह से पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचा है और संस्थाएं जो नीचे स्तर पर काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने निर्मित होती हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन शायद बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बच्चे का चित्र दिखाया गया, कुपोषित बच्चे का। एक स्टडी वहाँ पर अभी हुई है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, वहाँ के बस्तर विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कोले हैं। उन्होंने वो शासन के निर्देश पर ही वो स्टडी की उन्होंने कि जो 20 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उसमें 69% लोगों में कुपोषण है, लगभग 70% मान लीजिए, और 20 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 20% कुपोषण है। तो ऐसे खुलासे हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि आला अधिकारी और तमाम नुमाइंदों को इस खबर से वो अपडेट नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा रहा, जो कि चिंता का विषय है। बाबूलाल शर्मा जी, बस्तर और छत्तीसगढ़ तो जो है वो प्रकृति का खजाना है। प्रकृति ने जिस तरीके से एक ब्लेसिंग जो छत्तीसगढ़ को दी है वो सबके सामने, और इतने मिनरल्स है वहाँ पे, इतनी खदानें हैं और इतने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों के हिस्सों में सिर्फ धूल मिट्टी ही पहुँच रही है, उनकी जिंदगी नहीं बदल रही है। इसी के चलते वो मजबूर होकर पलायन करने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहलाता है बस्तर। प्राकृतिक रूप से तो आप देखेंगे तो वर्जिन जंगल देखते ही बनते हैं, इतने अच्छे अच्छे दृश्य, इतने झरने, इतने अच्छी अच्छी स्थितियां हैं वहाँ पर। देखने वाली ऐसी चीजें जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। कुटमसर की गुफा है जो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने को तैयार हैं, लेकिन नक्सली खौफ की वजह से जो है आजकल यहाँ स्थितियाँ बिगड़ी हुई है। एक चीज, दूसरी चीज ये देखिए, हमारे प्रदेश की योजनाएं बहुत हैं, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है योजनाओं में सिस्टम बैठा हुआ है और सिस्टम जो है ठीक तरीके से जो है ये योजनाएं लागू नहीं कर पा रहा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है। रोजगार के साधन बहुत है, रोजगार के तरीके बहुत हैं, मनरेगा है और बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रोजगार नहीं होने का, वन आधारित भी बहुत सारे रोजगार हैं, लेकिन ठीक से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि लोगों को पलायन करने की स्थिति झेलनी पड़ रही है। और जहां तक मुझे लगता है पलायन नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार की अलग पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी है, क्या भ्रष्टाचार हावी है? अगर भ्रष्टाचार, तो जाहिर सी बात है, ताकि इसी स्टोरीज को करते तो हमारे जाबाज
रिपोर्टर ने अपनी जान गंवाई है। क्या ये इस कदर हावी है? देखिए जनता का पैसा जो है उसका भ्रष्टाचार, जो सरकार के पास जमा होता टैक्स का पैसा, उसमें जब उपयोग की जगह दुरुपयोग होता है तब पत्रकार अपना भूमिका अदा करता है। जो मुकेश ने की थी, सड़क गलत बन रही थी, पैसे खराब हो रहे थे, तो उसने रिपोर्ट की। और ये जो कारण है, ये कारण भी एक कारण है कि भ्रष्टाचार जो है उस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई वहां पहुंचने वाला नहीं है। अनेक क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर सरकार की पहुंच ही नहीं है, तो वहां पर देखने कौन जाएगा? उसका लाभ उठाते हुए जो है सिस्टम के में बैठे हुए लोग जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि वहां के नागरिकों को जो है हताशा की स्थिति पैदा होती है और वो पलायन करने मजबूर होते हैं। और वो रेगुलर अब जाने लगे हैं, पत्थर तोड़ने, मिट्टी काटने, बहुत सारे काम, बड़े बांधों में काम करने के लिए जाते हैं। और जो पत्थर तोड़ने का काम है, क्रसर का जो काम है, उसका जो डस्ट होता है वो बीमारी को उत्पन्न करता है। और वही स्थिति जो है बस्तर में आपको आप दिखा रहे हैं कि जो है बीमार होकर के लोग लौट रहे हैं। तो वो जो डस्ट बहुत खतरनाक होती है, क्रसर में जो डस्ट उड़ती है, उसकी वजह से जो है वहाँ कोई सुरक्षा के साधन नहीं, बीमारी होने पर कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। तो ये स्थितियां जो है इनको हताश करती है लोकल लोगों को जो है। और बेचारे कम पढ़े हुए, अल्प शिक्षित, अनपढ़ लोग रहते हैं जो कुछ नहीं समझते, कोई कानून नहीं जानते, कोई नियम नहीं जानते, कोई तरीका नहीं जानते, कोई सुविधाओं को कैसे लिया जाता है वो जानते। बिल्कुल, मेरा आदिवासी समाज तो वो सिर्फ ये जानता है कि जल, जंगल और जमीन, उसके लिए उन्होंने जीना है, वो सिर्फ यही जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसके चलते ये दंश जो है सालों से आदिवासी समाज झेल रहा है। डॉक्टर डीएन। दीपिका जी, ऐसा है कि कोई भी आदिवासी जो, जैसा आपने कहा, प्रकृति का पुजारी होता है और वो जन जंगल जमीन के लिए नौछावर रहता है, अपनी जान नौछावर करता है, उसको छोड़कर जाना बहुत कठिन परिस्थिति निर्मित हुई होगी तो जाता होगा, क्योंकि वो एक विवशता में जाता है, एक मजबूरी में जाता है। नहीं तो घर छोड़कर कौन जाएगा, और जंगलों में रहने वाला आदमी तो बिल्कुल नहीं जाएगा। परिस्थितियां शायद ऐसी हैं। और दरअसल में शर्मा जी जैसा बता रहे थे कि मॉनिटरिंग और इस तरह की समस्याएं तो वहाँ हैं ही, क्योंकि नक्सली खौफ इतना है कि उस वजह से जो मूलभूत संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर के जो अधिकारी वहाँ पहुँचने चाहिए, जो सैंक्शन करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, मनरेगा के प्रोजेक्ट बनाएंगे। डॉक्टर डीएन, नक्सली खौफ के चलते क्या आदिवासी लोगों को उनको मूलभूत सुविधाएं तभी नहीं मिल पा रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे गृह मंत्री ने तो बाकायदा डेडलाइन दिया ना कि 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। क्या 2026 तक आदिवासी समाज को इंतजार करना पड़ेगा बेसिक चीजों के लिए? देखिए, परिस्थितियां बड़ी विकट हैं बस्तर की। यदि हम बस्तर के अंदर वहाँ के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर एक तरफ पुलिस प्रशासन मान लीजिए, और दूसरी तरफ जो नक्सलाइट हैं वो हैं, उनके बीच में हमारे जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, वो पिसते हैं और दोनों तरह से वो शंका के शिकार होते हैं। एक असुरक्षा की भावना तो है ही। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, दंतेवाड़ा की, जिन इलाकों के जो मजदूर हैं, वो तो कम संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन और अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तो और भी स्थितियां खराब हैं। हमें याद होगा कि 2005 में सड़वा जुलूम हुआ था और लगभग 644 गांव खाली करा दिए गए थे और कैंपों में, 17 राहत कैंपों में उनको रखा था। और वहाँ की दुर्दशाएं जो थीं और वहाँ के कुछ लोग जो नहीं थे वो पलायन कर गए। तो वहाँ के लोग भी पलायन करते चले जा रहे हैं, जाते हैं, कुछ लौटते हैं, कुछ नहीं लौटते हैं, कुछ खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो जीवन यहाँ जी रहे हैं, उनका स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उनके पोषण की जो स्थिति है, उनका खान पान जिस प्रकार का है, इतने शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं होते कि मजदूरी जैसे काम कर सकें। और इसलिए ये हुआ कि ये जो हैदराबाद की फैक्ट्री में हुआ है, पत्थर की खदान में सिलिकोसिस ही बीमारी उनको हुई होगी, मुझे उम्मीद है, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति। इतनी खतरनाक, इतनी खौफनाक तस्वीर क्यों नहीं दिखाई देती है सरकार को? सरकार को यहाँ पे शासन प्रशासन को उनका फेलियर क्यों नहीं दिखाई देता है? एक तरफ देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी राष्ट्रपति तैनात है और साथ ही यहाँ पे देखिए सूबे के मुखिया भी आदिवासी समाज से आते हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों की ये दुर्दशा क्यों नहीं दिखाई देती उनको? मुझे लगता है दिखाई तो देती होगी, लेकिन जो मैदानी कठिनाइयां हैं और उनके चलते लोगों की जान जो रिस्क पर है, क्योंकि चुनाव कराते समय भी कितनी बड़ी फोर्स लगती है, हम देखते हैं, तब जाके सुरक्षित चुनाव वहाँ पर हो पा रहे हैं। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मैदानी अमला है,
वो भय रहता है और वो नहीं जा पाता, काम नहीं कर पाता। प्रशासन बेलगाम है यहाँ पे, स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। बाबूलाल शर्मा जी, इसका क्या समाधान आपको नजर आता है? क्या तस्वीर बदलती हुई आपको दिख रही है? जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर हमारे जो सुरक्षा बल है ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके से क्या आदिवासियों की तस्वीर भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ग्राउंड पर बदल रही है? देखिए, तकदीर बदलनी चाहिए, बदलने की कोशिश होती है, बदल नहीं पाती। मैं साफ साफ आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से जगहों पर शासन पहुंच ही नहीं पाता, और जो है वो नजर से बाहर हो जाते हैं। कई क्षेत्र के लोग जो है, जनता जो है वो नजर से बाहर है सरकार के, और कोशिशें हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। अभी वर्तमान की स्थिति में देख रहा हूँ, कई जगह सड़कें बन रही है, बहुत सारी स्थिति बन रही है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन वो नाकाफी है। जहां तक मैं समझता हूँ, जब ये जो 26 की बात करते हैं, जब पूरा नक्सल क्षेत्र से मुक्त हो जाएगा, जैसा कि सपना दिखाया जा रहा है, अगर वास्तव में नक्सल मुक्त हो जाता है तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति बन सकती है, सरकार वहां पहुंच सकती है। फिर हम सरकार की तरफ अच्छी तरह से उंगली उठा सकेंगे कि अब सरकार क्यों नहीं कर रही है। पहले नक्सली खौफ था, मान लेते हैं, अब क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जो स्थितियां वहां है, जो विषम स्थितियां हैं, सरकार वहां कुछ नहीं कर पा रही है, ये समझ में आ रहा है। यही कारण है कि कमजोरी बनती है वहां पे, और रोजगार के साधन नहीं होते। मजबूरी में दलालों के चक्कर में आकर के जो है वहाँ के आदिवासी सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, वो जाने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर DN शर्मा जी और बाबूलाल शर्मा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी बस्तर की तस्वीर भी बदले, आदिवासी समाज की उनकी जिंदगी भी बदले। जिस तरीके से तमाम कोशिशें सरकार कर रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उसी तरीके से आदिवासी समाज जो 33% है छत्तीसगढ़ में, उनकी भी तस्वीर बदले, यही हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।